राजस्थान, मैं हूं मनीष शर्मा। इस विशेष प्रोग्राम में आज बात होगी सैनिकों के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम की। 2022 में जब से स्कीम लागू हुई है तब से ही लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और सत्ता में आने पर इसे खत्म करने तक का वादा कर दिया। लेकिन अब एनडीए सरकार ने अग्निपथ में सुधार को लेकर लगातार उठ रही मांग के मद्देनजर इस पर कदम बढ़ाया है। खबरें हैं कि सरकार ने इन मांगों पर समीक्षा के लिए 10 सचिवों का एक पैनल बिठा दिया है जो जल्द सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा और पीएमओ में इसकी प्रेजेंटेशन होगी, जिस पर जो संशोधन बताए जाएंगे उस पर कदम आगे बढ़ाए जा सकते हैं। इसको लेकर तो अब लगातार जो मांग उठ रही थी इसके सुधार को लेकर, चाहे विपक्ष की तरफ से हो चाहे युवाओं की तरफ से, उसको लेकर अब गंभीरता देश में देखी जा रही है। और सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ जो सेना के खर्च था उसमें बचत के लिए लाई गई स्कीम को लेकर तमाम जो पहलू हैं उस पर हम इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होंगे। उससे पहले आपको ग्राफिक्स दिखा देते हैं। तो जो अग्निपथ का जो स्वरूप है उसको लेकर लुभावने पथ पर अग्निपथ कहा गया है। 10 मंत्रालयों को इसका जिम्मा दिया गया। राष्ट्र हित और आर्थिक हित में बैलेंस साधने की चुनौती होगी सरकार के पास। 10 मंत्रालयों को जिम्मा सौंपा है समीक्षा करने का। केंद्र सरकार के 100 दिनी एजेंडे में शामिल है ये। इसको लेकर प्राथमिकता देखी गई है। सचिवों का पैनल पीएमओ में प्रेजेंटेशन देगा फाइनल, और उसके बाद फिर सरकार सुधारों पर गौर करेगी। तीनों सेनाओं में इंटरनल सर्वे हुआ है। सुधार के वहां से भी सुझाव आए हैं। 4 साल की अवधि को 2 गुना करने पर विचार किया गया। 7 से 8 साल सेवा कार्यकाल करने पर पैरवी की गई है। वहीं स्थायी कैडर में 25% के बजाय 60 से 70% अग्निवीर को रखने पर गौर करने की बात कही है। टेक्निकल फील्ड में भी भर्ती की उम्र बढ़ाकर 23 साल करने पर जोर दिया जा रहा है। नियमित सैनिक समान दर्जा देने पर भी विचार है। ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाने की भी इस इंटरनल सर्वे में पैरवी की गई है। सेवानिवृत्ति के समय ग्रेच्युटी जैसे लाभ दिए जाते हैं वो भी इसमें शामिल करने को कहा गया है। अधिकारियों में अग्निवीरों को परमानेंट करने पर ज्यादा जोर है। अगला ग्राफिक। स्कीम से बड़ा आर्थिक पहलू जुड़ा है जिसको लेकर यह स्कीम आई। करीब 2.25 लाख रुपए एक अग्निवीर पर सरकार कम खर्च करेगी। इससे 60,000 अग्निवीरों का जो एक बैच है उसमें 1054 करोड़ रुपए सरकार बचा सकती है। बड़ा सब्सटेंशियल अमाउंट है जिसके चलते इसे काफ़ी थ्रस दिया गया इस स्कीम पर। 25% अग्निवीरों को स्थायी सेवा में करने की बात की गई। पंजाब, हरियाणा और हिमाचल से जाते हैं देश के 1/4 सैनिक। राजस्थान में भी खासा आकर्षण युवाओं में रहता है। तो इस वक्त पे मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। खास पैनल हमारे साथ में होगा। रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ मौजूद होंगे। जाना पहचाना नाम है, आप अक्सर टीवी स्क्रीन पर उन्हें देखते हैं। आकाश जिंदल हमारे साथ अर्थशास्त्री होंगे। हेमंत भाई गोयल पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में जुड़ेंगे। मेस्टन साहब, पहला सवाल मेरा आप ही से होगा। अग्निवीर का जो मौजूदा स्वरूप बताया गया उसको लेकर कहा गया कि एक बड़ा युवाओं के लिए अवसर क्रिएट किया जा रहा है इसके जरिए, साथ ही साथ राष्ट्र हित भी इससे पूरा हो सकेगा। लेकिन जब से स्कीम आई लगातार इसकी खामियां ज्यादा गिनाई गई। क्या आप इस स्कीम के जो करंट फॉर्मेट है, जो ओरिजिनल इसका फॉर्मेट है, आप उससे सहमत और संतुष्ट हैं? और आपको लगता है कि जो ओरिजिनल सोच थी उसकी भरपाई कर पाई ये स्कीम? और देखिए, इसमें साफ जाहिर है कि ये जो स्कीम ओरिजिनली प्लान हुई थी इसका बेसिक मकसद 2-3 थे। एक तो एक यूथफुल प्रोफाइल, मतलब यंग प्रोफाइल की आर्मी को रखना, और दूसरा था ये बजट पे कटौती होनी, और तीसरा था ये एफिशिएंसी इंडियन आर्मी में आने के लिए कि सिर्फ 4 साल के लिए रखिए और उससे एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्योंकि जो मोटिवेटेड लोग हैं वो रहेंगे और जो ना मोटिवेटेड है वो निकल जाएंगे। मेरा जब से ये स्कीम लॉन्च हुई है मैं इसके एक ही शेष में एग्री करता हूँ, समर्थन करता हूँ, और वो इसमें है कि ये जो स्कीम है जी, ये एक यूथफुल प्रोफाइल के तौर पे अच्छी स्कीम थी। लेकिन इसमें मेरी ऑब्जर्वेशन बहुत हैं, और वो ऑब्जर्वेशन मेरे ख्याल देश की जनता, जो खासकर युवा लोग हैं, उन्होंने भी बोली है और पार्टीज ने भी बोली है, और अभी गवर्नमेंट ने भी रियलाइज किया है कि ये स्कीम में कुछ इश्यूज हैं जिसको रिव्यू करने की जरूरत है जी। अब कई चीजें जो रिव्यू में है, सबसे पहली चीज ये है कि देखिए, फौज एक वो संस्था है जिसमें एक आपसी भाईचारा से, जब जवान फौज में आता है, जब वो भर्ती होता है, उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कि ये मेरी पलटन है,
वो एक फीलिंग आती है और उस फीलिंग से वो लड़ता है। बिल्कुल। एक कॉमरेडरी होती है, एक भाईचारा होता है। लेकिन अब क्या है कि वो 4 साल के लिए अगर आता है और उसका भविष्य अनसर्टेन है, तो ऐसी स्थिति में वो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उसको आएगी ही नहीं। इसका कारण, क्योंकि उसको पता है कि मैं सिर्फ 4 साल के लिए हूं, फौज में रहूंगा या नहीं रहूंगा उसको पता नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं रहता है तो उसके और भी काफी इश्यूज हैं जो हम सबको पता है जी। तो पहली बात, ये जो स्कीम लॉन्च की गई है कि ये 4 साल के लिए ही रहेंगे, इससे फौज को काफी नुकसान है, क्योंकि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं है, एक कॉमरेडरी नहीं आती है और वो जवान अपना सिर्फ टाइम पास करेगा, काम करेगा। लेकिन हाँ, दूसरा उसके साथ एम्प्लॉयबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं। मतलब फौज में भी कई हिदायतें दी गई हैं कि इनको इस काम में नहीं लगा सकते, इस काम में नहीं लगा सकते। तो वो अगर हम नहीं लगा सकते हैं उनको कई कामों में, तो उसको ना तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आएगा और ना जो फौज है, जो पलटन है, उसको भी उसके साथ एक रिश्ता कायम होगा, क्योंकि वो भी बोलेंगे ये सिर्फ 4 साल के लिए, उसके बाद देखी जाएगी इसको कैसे एम्प्लॉय करना है। तो सबसे बड़ा इसमें वो कारण तो ये है। दूसरा जो ट्रेनिंग पीरियड है, देखिए जो भारतीय सेना है, इस पे एक्सपेरिमेंट नहीं किया जा सकता है। कारण ये है कि हमारी जो परंपरा है जी सर, जो 9 महीने की ट्रेनिंग एक रेजिमेंटल सेंटर में होती है, उसमें एक जवान को अच्छी तरह ट्रेन करके उसके बाद उसकी ट्रेनिंग बाकी पलटन में भी होती है, और पलटन में उसको तुरंत उसको स्पेशलिस्ट प्लाटून्स हो या राइफल कंपनीज हो या स्पेशलिस्ट टास्क हो, उसमें थोड़ा उसको लॉन्च किया जाता है, जिससे उसको एक अपनी प्लाटून में जो जवान बोलते हैं ये मेरी सेक्शन है, ये मेरा प्लाटून है, उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है। तो इस हालात में एक वो भी प्रॉब्लम हो जाता है कि ये जो बिलोंगिंगनेस है वो उसमें नहीं रहेगी और ये जो स्पेशलाइजेशन है वो नहीं रहेगी। तो इसमें कई इश्यूज हैं और एक सबसे बड़ा जो स्ट्रेटेजिक या कंसेप्चुअल पॉइंट है, जब इंडियन आर्मी लड़ेगी बॉर्डर में, बीएसएफ हमारे अंडर में होगी, आईटीबीपी हमारे अंडर में होगी, अगर वो हमारे अंडर में है तो उनके जवान 60 साल के क्यों, और भारतीय सेना के 24 साल के और 30 साल के उम्र में आप ये यंग प्रोफाइल रखना चाहते हैं, तो या तो ये स्कीम सबके लिए लागू होना चाहिए था। वो मेरा डे 1 से ये पॉइंट है कि अगर ऑपरेशनल एफिशिएंसी है तो क्योंकि बीएसएफ और आईटीबीपी हमारे अंडर में लड़ाई में लड़ेगी, जहां पर भी हम तैनात हैं, चाहे बॉर्डर हो या पाकिस्तान बॉर्डर हो, तो ये अलग से उसको उनके लिए ये स्कीम लागू क्यों नहीं है। उनका यंग प्रोफाइल नहीं है, वहां वो 60 इयर्स का कोई ओल्ड आदमी लड़ा है और यहाँ पर एक यूथफुल प्रोफाइल है, ये कहाँ का कॉम्बिनेशन है। तो ये एक सबसे बड़ा एक और मुद्दा है। ठीक है। तो और सेना ने भी देखा है कि ये कई इश्यूज है, और अभी जो आपने बताए पॉइंट्स आए हैं सेना से कि 4 साल से 8 साल हो जाना चाहिए, इनकी जो बेसिक एमोलूमेंट्स हैं उसमें थोड़ी बढ़ोतरी होनी चाहिए, ट्रेनिंग पीरियड बढ़ना चाहिए, मैं इससे सहमत हूँ। और ये सेक्रेटरीज को इन्होंने शायद लगाया है 10 सेक्रेटरी, मेरे को नहीं लगता 10 सेक्रेटरीज को इसमें लगाना चाहिए। ये एक टोटल इंटरनल विषय है भारतीय सेना का, इसमें भारतीय सेना के, और मैं तो यहां तक बोलूंगा कि ऑफिसर्स का और जेसीओस का, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और नॉन कमीशन ऑफिसर जवानों का भी फीडबैक लेना नियत ही जरूरी है। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि कुछ सूबेदार हैं, कुछ एनसीओ हैं, उन सबको इस टीम में गठन करके रखना चाहिए, जो कोई जनरल्स के अंडर में होनी चाहिए। और क्योंकि जवान का एक बेसिक नेचर होता है, वो अपने सूबेदार से या यंग ऑफिसर्स के साथ खुल के बात करेगा, लेकिन जैसे ही वो जब बड़े से जनरल जाएंगे तो वो सही में पॉइंट नहीं देना चाहेगा, क्योंकि जब पॉइंट पूछा जाएगा तो आपको लगता है कि दिक्कत रहेगी वो बताने में। आपको लगता है सरकारी ये जो टीम है, जी सरकारी सिस्टम के बजाय एक इंटरनल जो फौज है वो भी इसमें इस कंसल्टेशन प्रोसेस में शामिल रहनी चाहिए और अंदर से सुझाव आने चाहिए, खुद भीतर उस इंस्टीट्यूशंस के भीतर से सुझाव आने चाहिए, ये आपका कहना है। मैं लौटूंगा सर आपके पास, और क्या इंपैरेटिव्स हैं जो इस स्कीम को और बेटर कर सकते हैं और युवाओं को खासा लाभ पहुंचा सकती हैं जो देश सेवा का जज्बा रखते हैं। हमारे साथ इकोनॉमिस्ट भी हैं, क्योंकि इस स्कीम से एक बड़ा पहलू जो जोड़कर देखा गया वो आर्थिक पहलू ही था, उसको लेकर हमारे साथ जिंदल साहब का मैं रुख करूंगा। जिंदल सर, एक बात ये कही गई कि सरकारें जो हैं वो प्रैग्मेटिक अप्रोच से चलती है, उनको अपना आर्थिक बही खाता भी देखना पड़ता है, और एक बड़ा पहलू सैन्य पेंशन खर्च का था, उसके पीछे ओरिजिनल थॉट रखा गया कि किस तरह से राष्ट्र हित और आर्थिक हित दोनों में एक बैलेंस साधा जा सकता है, इसलिए उसकी फॉर्मुलेशन के रूप में ये स्कीम सामने आई। आपको लगता है कि ये एक बैलेंसिंग एक्ट था, ये जो फॉर्मुलेशन हुआ इस स्कीम का,
जो अभी मैसन सर ने भी बताया, क्योंकि कहा यह गया है कि 2.25 लाख रुपए तक का खर्चा बचा देता है एक अग्निवीर। देखिए, मैसन साहब की बात मुझे सुनाई नहीं दी, ऑडियो में प्रॉब्लम है। मैं आपकी पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा उसको ठीक किया जाए। जी जी, उसको दुरुस्त कर लेंगे। बात है, मेरे हिसाब से शायद सरकार ने एक बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश की हो, बट मेरे व्यूज क्लियरली ये हैं, एज एन इकोनॉमिस्ट मेरा ये मानना है इकोनॉमी तभी चलेगी, इकोनॉमी तभी प्रॉस्पर करेगी जब हमारी सीमाएं सुरक्षित हो। तो मेरा ये मानना है कि डिफेंस के अंदर से जो हमारी मिलिट्री है उसके अंदर से जो सुझाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मिलिट्री के अंदर जो ऑफिसर्स हमारे बैठे हुए, सीनियर ऑफिसर, कोई 25 साल 30 साल की सर्विस करके बैठा हुआ है, उन्हें पता है कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस तरह के अग्निवीरों की उन्हें रिक्वायरमेंट है। वो जानते हैं कल को अगर युद्ध लगता है तो उनके लिए क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह की ट्रेनिंग अग्निवीरों को दी जाए, किस तरह का कंफर्ट उनको दिया जाए, ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाया जाए, क्या उनका जो है उनका परमानेंट जो है उनको ज्यादा किया जाए। तो वो अंडरस्टैंडिंग उनकी जो है इनके बारे में नॉलेज ज्यादा है। तो यहां मेरा ये मानना है कि देखिए, सरकार अपनी तरफ से शायद कोशिश कर रही होगी कि इकोनॉमी पे भी बोझ कम आए और सीमाएं भी सुरक्षित रहे, लेकिन आज का एज एन इकोनॉमिस्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश कॉटन का मानना है, आप ग्लोबल एटमॉस्फेयर देखिए, कितने जियोपॉलिटिकल इश्यूज चल रहे हैं। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, इजराइल हमास इश्यू चल रहा है, बीच में हुती अटैक्स है। उसके अलावा देखिए, चाइना ताइपे के टेंशन भी चल रही है जो कल को एस्केलेट हो सकती है। फिर हिंदुस्तान की सीमाएं देखिए, हमारे पड़ोसी आप जानते हैं किस तरह के हैं, पाकिस्तान भी चाइना भी किस तरह के घटिया पड़ोसी हमारे हैं, हम अच्छे से जानते हैं। उसके अलावा हमारे देश में भी कहीं कहीं आतंकवाद के जो है इंसिडेंट दिख जाते हैं। अभी हमारे खूबसूरत कश्मीर में आपको पता है किस तरह के आतंकवाद के इंसिडेंट्स हुए हैं। तो मेरा यहाँ इकोनॉमिस्ट होकर मानना है कि अगर हमारी मिलिट्री पे खर्चा ज्यादा भी होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उससे क्या है, अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित होगी तो इकोनॉमी ज्यादा प्रॉस्पर करेगी। दूसरा, हमारी इकोनॉमी इसमें थोड़ा सा 10 सेकंड और दूंगा, बड़े जरूरी चीजें जी, थोड़ा सा ज्यादा खर्चा अब्सॉर्ब करने की पोजीशन में है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी की नेतृत्व में बहुत अच्छी चल रही है। आज आपको बताऊं, दर्शकों को बता दूं, हम दुनिया की फास्टेस्ट इकोनॉमी है, बड़ी इकोनॉमी। उसके अलावा टैक्स कलेक्शन भी काफी अच्छा आ रहा है। अभी अप्रैल में हमने रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन 2,10,000 करोड़ जो है ग्रॉस किया। उसके अलावा आरबीआई से सरकार को बहुत बड़ा डिविडेंड भी आया है। अभी हम बिगेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यानी जब इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग है तो ऐसे में पड़ोसियों की गंदी निगाह हम पे कभी भी पड़ सकती है। ऐसे में हमारी मिलिट्री को स्ट्रांग करना, स्ट्रेंथ रखना बहुत जरूरी है, और आज की तारीख में कुछ खर्चा हम अब्सॉर्ब भी कर सकते हैं क्योंकि इकोनॉमी स्ट्रांग है। ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाना पड़ता है तो बढ़ाया जाए, अगर उसमें से ज्यादा लोगों को परमानेंट करना पड़ता है, ऐसे सुझाव आते हैं तो उस चीज को भी माना जाए, और अगर उनमें से उनका सर्विस पीरियड भी बढ़ाना पड़ता है तो उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि हमारी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करना। मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल वही सबकी प्राथमिकता। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें तो बड़ी यूनानिमिटी है देश में कि वाकई वतन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी तमाम जो एस्पेक्ट्स में बाद में आते हैं। हेमंत भाई गोयल, मैं आपको भी इस डिबेट में लेकर आना चाहूंगा, क्योंकि इस योजना से जुड़ा एक राजनीतिक पहलू भी देश में देखा गया, और भारत जैसे राजनीतिक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की योजनाएं अक्सर इस तरह का एक तरह से कहें कि विरोधाभासी या विपक्ष की तरफ से रुख देखने को मिलता है। चुनाव में भी ये इसका विरोध काफी हुआ, विपक्ष ने तो कह दिया कि हम आगे तो इसको खत्म ही कर देंगे। आपको लगता है कि इसका सियासी पहलू ज्यादा बड़ा हो गया और जो योजना थी उसका लाभ जो युवाओं को मिल सकता था वो कहीं इसको गौण कर दिया गया, और जो सुधार है वो सरकार ज्यादातर सियासत के दबाव में कर रही है या फिर वाकई जरूरत है इन सुधारों की? देखिए मनीष जी, मुझे लगता है कि अग्निपथ योजना को लेकर संभवतः केंद्र सरकार से चूक हुई है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से इस योजना को लागू किया गया और उसके तुरंत बाद इस योजना का भयंकर विरोध हुआ पूरे देश में, और खासतौर से विपक्ष ने इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन केंद्र सरकार ये समझती रही कि ये केवल एक विपक्ष का एक हथकंडा है, एक जबरदस्ती का एजेंडा है। वो उससे मूड को भाप नहीं पाए, नब्ज को नहीं भाप पाए कि इस योजना को लेकर युवाओं में असंतोष पनप गया, और वो उसकी वजह ये थी कि चूंकि
सेना को लेकर, सेना की नौकरी को लेकर जो एक कैरियर के रूप में उसको देखते थे, वो कैरियर उनको कहीं उसमें मिस होने लगा, क्योंकि 4 साल का उनको सर्विस मिल रहा, 4 साल के बाद योग्यता और जरूरत के आधार पर केवल महज 25% लोगों को उसमें से उनको चयन करना था, सेना में लोगों को भर्ती करना था। तो 4 साल के बाद तो एक तरह से उसकी सर्विस खत्म हो गई, उनको पेंशन का लाभ नहीं मिलता, ग्रेच्युटी का लाभ नहीं मिलता, पूर्व सैनिक का दर्जा उनको नहीं मिलता। तो ये तमाम बातें ऐसी थी जो युवाओं को निश्चित रूप से इस योजना ने भड़काने का काम किया, और सरकार उस टेम्परमेंट को समझ नहीं पाई। इसके अलावा जो ट्रेनिंग पीरियड कम किया गया, उससे क्वालिटी पर भी निश्चित रूप से फर्क पड़ने वाला था, क्योंकि 37 से 42 हफ्ते का जो ट्रेनिंग पीरियड था उसको घटा के महज 24 हफ्ते कर दिया। तो इससे गुणवत्ता जो सैनिकों की हो सकती थी उस पर भी फर्क पड़ने की पूरी संभावना थी। और चूंकि जो एक्सपर्ट्स फोर्स होती है, जो टेक्निकल फोर्स होती है, उन सब में लंबे लंबे तजुर्बे की आवश्यकता होती है। तो ये भी एक माना जाने लगा कि 2035 तक जो तजुर्बे वाली जो पद है, जो ऐसे पद है, टेक्निकल पोस्ट है, वो सारी पोस्ट खाली हो जाती, क्योंकि यहाँ तो 4 साल के बाद महज 25% लोगों को ही आगे लेके जाना था। तो अब फिर से ऐसा माना जाता है, ऐसा फीडबैक सरकार को मिल रहा है कि अब 60-70% लोगों को आगे भर्ती किया जाएगा 25 की जगह, और सर्विस पीरियड 4 की जगह 7 साल किया जाएगा, ट्रेनिंग पीरियड भी बढ़ाया जाएगा। तो वो तमाम जो सेना को लेके जो गुणवत्ता होनी चाहिए, जो सुरक्षा से जुड़े मामले हैं, उसमें मुझे लगता है कि जो अभी हमारे एक पैनलिस्ट बता रहे थे कि वहां पर वित्तीय संसाधनों को नहीं देखा जाता। वहां सबसे पहली जरूरत है हमारी सीमाओं की सुरक्षा, हमारी सेना की गुणवत्ता वो कैसी हो, वो एक सबसे जरूरी पहलू उसमें आना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ मैस्टन सर है। सर, मैं आपका फिर से रुख करूंगा। जो सुधारों की बात हो रही है और जो मांग उठ रही है लगातार पिछले 2 सालों से, उसमें इंपेरेटिव्स क्या क्या लगते हैं आपको कि वो होना ही चाहिए, तभी ये दिस स्कीम कैन बी मूव फॉरवर्ड? मैस्टन सर, मेरा सवाल आपसे है। एक्चुअली ना ये इसमें नीट का पूरा आ रहा है, तो ये बड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा है। इसमें मेरे को नीट का पूरा प्रोग्राम दिख रहा है। एनीवे, आप फिर से बोलिए। जी सर, मैस्टन सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो सुधारों की लगातार 2 साल से मांग उठ रही थी, और जो बात हो रही थी कि जिस युवाओं की मांग है उसको लेकर जो लगातार उनकी तरफ से भी डिमांड रखी गई कि ये उनके हितों को पूरा नहीं करती, अब जब कदम बढ़ा रही सरकार, आपको क्या लगता है कौन से इंपेरेटिव्स हैं उसके जरिए ही इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए, स्कीम को? और देखिए, साफ जाहिर है कि मैं बहुत खुश हूं कि जो बाकी 2 पैनलिस्ट ने भी बहुत अच्छा बोला। देश की सिक्योरिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता है, और बल्कि एक और बहुत अच्छा पॉइंट आया कि अगर देश की सिक्योरिटी अच्छी है तो इकोनॉमी अच्छी होगी। मैं भी हमेशा वही एडवोकेट करता हूं कि सबसे पहले सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, और ये दोनों कॉम्प्लीमेंटरी चीजें हैं, इसको कोई कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते हैं। अब जो ये सवाल उठता है कि इसको जो इम्पेरेटिव्स है ये कैसे इसको बढ़ाना है, देखिए साफ जाहिर है कि पहली बात, कुछ भी होता है, और मैं एज अ जनरल भी मैंने हमेशा यही अमल किया है कि सबसे पहले अगर कुछ चीज को सोचना है, कोई विषय पे कुछ अमल करना है, करना तो जवानों ने है। तो जब तक एक सिस्टम जवानों को स्टेक होल्डर्स नहीं बनाएगा तो ये सारी स्कीम धरी की धरी रख जाएंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होएगा उस लेवल पे। ऑफिसर्स का सोच विचार और जवान के सोच विचार में काफी फर्क होता है, ये मेरा फौज का तजुर्बा है जी। दूसरा, जो इसमें सेक्शन कमांडर्स होते हैं, फौज में सबसे छोटी टुकड़ी जो लड़ाई में लड़ती है वो होती है एक सेक्शन, जिसका कमांडर एक हवलदार होता है, वो एक सेक्शन को लड़ाई में लीड करेगा। और अभी ये जो 2 युद्ध चल रहे हैं, चाहे आप इजराइल हमास देखिए या आप रशिया यूक्रेन वाला देखिए, जूनियर लीडरशिप, हवलदार, एनसीओस, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारा स्कीम का इम्पैक्ट तो उन्हीं के ऊपर होगा। अगर उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा तो सबसे पहला तो उनसे सवाल पूछने चाहिए थे कि ये ऐसा लाना चाहते हैं, फौज में क्या होगा, क्योंकि और मेरा एक और चीज देखिए, जब हम उनको पूछते हैं तो इनके दिमाग चलते हैं, और अगर सिर्फ हुक्म देंगे तो ये दिमाग अपने स्विच ऑफ कर लेंगे। मैंने अपनी फौज में देखा है, हमारे जो जेसीओज हैं
और नॉन कमीशन ऑफिसर्स हवलदार वगैरह है, इनमें बहुत दिमाग है, लेकिन हमें इसको इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो जब हम उनका फीडबैक लेंगे, वो एक स्टेक होल्डर बन जाते हैं, और जब स्टेक होल्डर को आप किसी भी चीज में शामिल करेंगे तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम बहुत अच्छा आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जी सर। तो सेक्शन कमांडर्स हैं, उसके बाद जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन होती है प्लेटून, एक सूबेदार कमांड करता है प्लेटून को, जिसमें 3 सेक्शंस होती हैं और प्लेटून हेडक्वार्टर होता है, 34 इसमें लोग होते हैं। मैं एक राइफल कंपनी की बात कर रहा हूँ। जी सर। तो राइफल कंपनी के अंदर जब ये भी होते हैं तो इनका व्यू पॉइंट लेना बहुत ही आवश्यक है। दूसरा जो एक और पॉइंट उठता है कि इनकी ट्रेनिंग कम की गई है, और मैंने जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बताया था, ये तो बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि उनको आज एक हवलदार है, उसके अंडर में अगर ये 2 जवान दिए जाते हैं, वो भी उनको अच्छी तरह एम्प्लॉय करने में संकोच रखेगा। कारण कल उसको चोट लग गई, कल कुछ हो जाएगा, सिस्टम उससे सवाल पूछेगा, ये अग्निवीर को तूने ठीक हैंडल नहीं किया। तो एक फौज में डर का माहौल हो जाता है। ये अग्निवीर को तो एक ऐसा मतलब ऐसी कमोडिटी हैंडल करेंगे कि इनको बस ठीक ठाक इनके 4 साल निकल जाए, उसके बाद देखी जाएगी। चौथा इसमें सबसे बड़ा पॉइंट है कि जब ये जवान निकलेंगे जी सर खत्म कर सकते हैं। ये सिर्फ ये क्रिटिसिज्म के अलावा और कुछ नहीं बोलेंगे, पूरी फौज की बुराई करेंगे समाज में, और ये फौज में इंक्वायरी बैठेंगी। हमारे ऑफिसर्स के पास वैसी नफरी कम है ऑफिसर काडर में, और ये टाइम पास और ये कोर्ट ऑफ इंक्वायरीज वगैरह होंगी। तो कहने का मतलब है, ये रिव्यू को जब ये लागू किया था, मेरे ख्याल इसमें हर लेवल को अगर ये फीडबैक लेते तो ये शायद स्कीम लॉन्च नहीं होती, अगर होती भी तो ये मॉडिफाइड तरीके से होती। ठीक है। मेरा फौज में एक और तजुर्बा है। जी सर। कई लोग इनएफिशिएंट हो जाते हैं, कारण ये है कि वो बोलते हैं तो हमारी परमानेंट नौकरी हो गई है, अब आराम करो। इसके लिए होना चाहिए था इलाज, चाहे वो यंग सोल्जर्स हो या पुराने सोल्जर्स हो। हर साल एक कमेटी बैठनी चाहिए, निष्पक्ष कमेटी, जो ये फैसला करे कि हमारी पलटन में कौन से जवान है या नॉन कमीशन ऑफिसर्स हैं जो इनएफिशिएंट है, उनको निकालने में फायदा है, क्योंकि तब फौज होती है। लेकिन जो यंग, जिसका खून अभी जिंदा है, जो एक यंग जवान आता है 4 साल के लिए भी आ रहा है, वो मतलब उसके अंदर इतना जोश होता है, हमारा सिस्टम उसके जोश को ठंडा कर रही है। वो भी रिस्क क्यों लेगा? वो बोलेगा कल मैं मर जाऊंगा, मेरे तो घर वालों को कुछ नहीं मिलेगा। यही वजह है कि सर वो जो रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया का एग्जाम्पल दिया गया कि इस तरह के सैनिक हमें तैयार नहीं कर रहे। इंडिया की एक प्रेस्टीज है और इंडियन आर्मी का अपना एक कहें कि मान है दुनिया में, इसी को लेकर ये बात कही गई। बिल्कुल। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं पिछले साल जनवरी में, मैं इन्फेंट्री ऑफिसर हूं महार रेजिमेंट का, मेरा सेंटर सागर में है। महार रेजिमेंट वो रेजिमेंट है जिसमें पूरी इंडिया से जवान आते हैं जी। और बल्कि ये जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, ये उत्तराखंड के, उनके फादर भी महार रेजिमेंट में सूबेदार थे। मैं ये बोलना चाहूंगा, जब मैं पिछले साल गया था, मैं अभी रिटायर्ड हूं, लेकिन मैंने अग्निवीर के साथ जाके पीटी की, और मतलब फिजिकल ट्रेनिंग पूरे 2 घंटे। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को उनके अंदर इतनी जान और सब कुछ देखा, जोश वोश सब कुछ था, जो पहले भी रिक्रूट में होता था। लेकिन आखिरी में जब मैंने उनसे पूछा कोई आप लोग को प्रॉब्लम है, बेचारे निराश होके बोले सर 4 साल के बाद क्या होगा। मैंने कहा इसका इलाज तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। ये एक, अब आप सोचो, ये एक जवान जो वहां ट्रेनिंग कर रहा है अग्निवीर, उसको भविष्य सबसे जरूरी। आज एक फौज में क्यों आता है इंसान? 2 कारण है, एक तो देश की रक्षा के लिए, एक देश की जज्बा के लिए, दूसरा है उसको भी अपना घर पालना है, उसके भी बीवी बच्चे हैं या उसके माँ बाप हैं, तो अगर उनको उसने पालना है और उनकी देखभाल करनी है। और मैंने देखा हमारे जवान फौज में इतना सैक्रिफाइस करते हैं, वो पैसा बचा के अपने वो परिवार के लिए भेजते हैं कि उनके बच्चे ऑफिसर बने। और आज मैं गर्व से बोल सकता हूँ, हमारे इतने जवान हैं जिनके बेटे बेटियां आज फौज में ऑफिसर बन चुकी हैं या बन चुके हैं। तो ये एक होता है कि सिस्टम को सही समझना चाहिए। बिल्कुल, जो समझ और नेशनल सिक्योरिटी के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी भी जरूरी है। जिंदल साहब, मैं आखिरी 30 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगा, समय बहुत कम है। जिस तरह से अभी मैसन सर भी कह रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए काम आने वालों के लिए सोशल सिक्योरिटी तो सरकार को ध्यान रखनी पड़ेगी, उनकी भी अपनी जरूरतें हैं। बिल्कुल सही। मैं इस चीज को, हालांकि मैसन साहब को मैं सुन नहीं पाया, इस चीज को मैं इंडोर्स करता हूं। जो लोग देश के लिए, हमारे लिए अपनी जो है जाने दांव पे लगा रहे हैं, हमारे मिलिट्री पे हमें फख्र है, हमेशा हमारी उन्होंने सुरक्षा की है, जाहिर सी बात है
उनको सोशल सिक्योरिटी तो होनी चाहिए, उनके घर परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है ठीक है, उनको अपनी सोशल सिक्योरिटी। बिल्कुल। अब समय थोड़ा इजाजत नहीं दे रहा जिंदल साहब। सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग करना है, बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेस स्ट्रॉन्ग करेंगे तो इकोनॉमी सेफ रहेगी। ठीक है। तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग करके सिक्योर करना भी जरूरी। बहुत शुक्रिया महसिन साहब हमारे साथ जुड़े, जिंदल साहब और हेमंत भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस प्रोग्राम में विशेष जो हमने अग्निवीरों के लिखा इसमें इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।